हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट पहले वीडियो में कवर किया है। उसका फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का 19वीं सदी के पुनरुत्थानवादी आंदोलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 19वीं सदी के सुधारवादी आंदोलन के बारे में। ओके, देखिए, सुधारवादी आंदोलन वो होते हैं जो समाज को सुधारने के लिए, ठीक है, मतलब जब समाज में कुछ ऐसी बुराइयां आ जाती है, उनको सुधारने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, जो आंदोलन किए जाते हैं, उसे बोलते हैं सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, मुख्य सुधारवादी आंदोलन कौन से थे 19वीं सदी में? सबसे पहला जो हमारा आता है सुधारवादी आंदोलन में, वो है ब्रह्म समाज। ठीक है, 1828 में आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज भारत का पहला संगठित समाज सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय 1828 में की थी। यह आंदोलन भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ किया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की विचारधाराएं क्या थी? धार्मिक सुधार करना था, जिसमें एकेश्वरवाद की स्थापना है। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है एक ही ईश्वरों के। मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध करना। धर्म को तर्क और नैतिकता के आधार पर जानना। ओके, सामाजिक सुधार थे, जाति प्रथा और छुआछूत का उन्मूलन करना था, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को समान मानना था। राजा राम मोहन रॉय का योगदान क्या रहा इसमें? राजा राम मोहन रॉय 1772-1833 तक ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे थे। वे एक महान समाज सुधारक थे, शिक्षाविद और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, ठीक है, जो आंदोलन था वो भी चलाया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा उन्मूलन 1829 पारित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एवं महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम किया था। उन्होंने बंगाल में पश्चिम शिक्षा का प्रचार भी किया और प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन भी किया था। ये रहा राजा राम मोहन जी का योगदान। ठीक है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ईश्वर एक और निराकार है। ठीक है, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया उन्होंने। धर्म को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित किया था। ब्रह्म समाज के कार्य क्या थे और योगदान क्या रहे? जैसे अभी हमने पढ़ा, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, ठीक है, शिक्षा का प्रचार किया। ब्रह्म समाज के प्रभाव भी सेम यही चीज़ रहेगी। ठीक है, जो सुधार हुए, जिस पे काम हुआ, वही तो समाज पे प्रभाव हुआ ना। धार्मिक जागरूकता, सामाजिक सुधार हुए थे, शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना, महिलाओं के अधिकार के लिए बात की गई थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की गई थी, सती प्रथा का उन्मूलन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के लिए जागरूकता फैली। ब्रह्म समाज की सीमाएं क्या थीं? यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गया। इसका असर क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक नहीं दिखा था। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। ठीक है, सेम चीज़ है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। 1867 में मुंबई में भारतीय समाज के सुधार और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता को समाप्त करना। ओके, देखिए सेम चीज़ ही है ना, धार्मिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, एक अच्छे समाज के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध हुआ, एकेश्वरवाद का प्रचार हुआ। ठीक है, सामाजिक सुधार हुए, शिक्षा का प्रचार हुआ, महिला वंचित वर्गों की शिक्षा पर बल दिया गया, आधुनिक और प्रकृति शिक्षा को बढ़ाया गया। प्रार्थना समाज के प्रमुख विचार और सिद्धांत क्या थे? ईश्वर में एकता, ठीक है, सामाजिक समानता, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, सभी मनुष्यों को समान मानना। ठीक है, महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, धर्म और नैतिकता। एक अच्छे समाज के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए क्या किया था, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता और उनका योगदान क्या रहा? आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, धार्मिक सुधार के प्रति समर्पित थे ये। ठीक है, उसके बाद है महादेव गोविंद रनाडे, प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता और समाज सुधारक रहे, महिला सशक्तिकरण, जाति उन्मूलन और शिक्षा के पक्षधर थे ये। ओके, प्रार्थना समाज के कार्य क्या थे? सेम चीज़ें वही है, धार्मिक सुधार हुआ, ठीक है, अंधविश्वास एवं धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आंदोलन चलाए गए, सामाजिक सुधार हुए जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा एवं जाति प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए गए थे।
ठीक है, शिक्षा का प्रचार हुआ, सामाजिक जागरूकता बढ़ी। प्रार्थना समाज के प्रभाव क्या रहे? धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन के को गति मिली, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन 19वीं सदी के अंत में भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधार आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक जागरूकता और ब्रिटिश शासन के तहत उनकी स्थिति को सुधारना। ओके, अलीगढ़ आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों और सामाजिक शैक्षिक स्थिति को समझा और महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के तहत मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार मुसलमानों को पिछड़ापन और अज्ञानता ही उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में कमी का मुख्य कारण है। मतलब वो ये चाहते थे कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है, और उनका पिछड़ापन का कारण यही था कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही थी, ठीक है, जो मिलनी चाहिए समाज के सुधार के लिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन की शुरुआत कर दी। अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना, ठीक है, और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य कार्य क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना थी। अलीगढ़ आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना की थी, जो 1875 में सैयद अहमद खान के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है, मुस्लिमों के लिए शिक्षा का प्रचार करना, जिसमें कि अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषय को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रयास किए गए। सैयद अहमद खान ने अपने समय में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एकता और सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को महसूस किया। हालांकि उनके विचारों में कभी कभी हिंदू समुदाय के साथ कुछ विशेष सख्त संबंध की कमी दिखाई देती थी, लेकिन वह हमेशा यह चाहते थे कि मुसलमान और राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाए। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रभाव क्या रहे? मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार हुआ, ब्रिटिश शासन में मुसलमानों का बढ़ता प्रभाव दिखा। ठीक है, सैयद अहमद खान का विचार था कि मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भागीदारी करनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका समाज में प्रभाव बढ़ा था। सामाजिक सुधार हुए। उसके बाद आता है हमारा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ा। ठीक है, भारतीय समाज में 19वीं सदी के दौरान विधवाओं के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जाता था, जिसको सुधारने के लिए क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन किया गया था। ठीक है, सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उन्हें अक्सर सती प्रथा या अपेक्षा का शिकार होना पड़ता था। वे समाज में अस्वीकार की जाती थी और उनका पुनर्विवाह करना एक अवैध पाप माना जाता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता था? हिंदू धर्म में माना जाता था। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करना, विधवाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना, ओके, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना। महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का महत्वपूर्ण था। ठीक है, यह आंदोलन महिलाओं को आत्मनिर्भर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर देने के लिए था, ताकि वह समाज में अपने अधिकारों को दावा कर सकें। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रभाव क्या रहे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसमें महिलाओं के अधिकारों में सुधार, समाज में जागरूकता, सती प्रथा का विरोध हुआ। ठीक है, बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।